आज की क्लास में हम फ्रेम टूल पे बात करने वाले हैं और क्रॉप टूल के साथ हमारे पास फ्रेम टूल मौजूद है और के इसकी शॉर्टकट की है। मैं अपने कीबोर्ड से के प्रेस कर दूं या यहाँ फ्रेम टूल पे क्लिक करूं तो फ्रेम टूल एक्टिव हो जाता है। जब हम फ्रेम टूल को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बार में हमें कोई खास प्रॉपर्टीज नजर नहीं आती। यहाँ हमारे पास जस्ट दो स्टाइल दिए हुए हैं फ्रेम टूल को लेके, या तो हम रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं या फिर राउंड शेप में। उसके अलावा यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन इतनी कम प्रॉपर्टीज होने के बावजूद इसकी फंक्शनैलिटीज काफी ज्यादा हैं। आईएमओ बिना बारी, और मैं पहले आपको बताऊंगी कि फ्रेम टूल को हम यूज क्यों करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी तमाम फंक्शनैलिटीज के बारे में बताऊंगी ताकि आप इसको अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से यूज कर सके। तो मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया है। सपोज करें आपका कस्टमर आपको कोई वर्क असाइन करता है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने क्या डिजाइन करना है, कलर स्कीम क्या होगी, कौन सा कंटेंट आपने ऐड करना है। डिजाइनिंग से रिलेटेड आपका तमाम वर्कआउट रेडी होता है और उस तमाम कंटेंट के साथ साथ आपको कुछ इमेजेस भी ऐड करनी होती हैं जो कि रेडी नहीं है, या तो आपके कस्टमर ने आपको सेंड नहीं की, या फिर जब आप कोई भी इमेजेस ऐड करते हैं तो आपको उस पर कुछ ना कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है। तो आपका इमेजेस से रिलेटेड वर्क रेडी नहीं है जबकि बाकी तमाम प्रोसेस रेडी है, तो आप अपना वर्क रेडी कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करने के लिए फ्रेम लगा सकते हैं और आपको इमेजेस मास्क करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पे एक वर्क रेडी किया है और अब इसमें मुझे इमेजेस ऐड करनी है। अब इमेजेस को मैं दो तरह से ऐड कर सकती हूँ। मैं या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ या फिर फाइल मेन्यू में जाकर प्लेस कर सकती हूँ। मैं प्लेस लिंक ऑप्शन भी यूज कर सकती हूँ, प्लेस इम्बेड भी यूज कर सकती हूँ। तो मुझे जिस फ्रेम में इमेजेस ऐड करनी है पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस फ्रेम को सिलेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ से फ्रेम 1 पे क्लिक करूंगी। मेरा ये वाला फ्रेम सिलेक्ट हो गया। फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पे प्लेस लिंक पे क्लिक करूंगी और डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ। डेस्कटॉप में फोटो नाम से ये फोल्डर मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ मैंने इस इमेज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ प्लेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये इमेज मेरी यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद मैं इसको सेट कर सकती हूँ। मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं प्लेस नहीं करना चाहती, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो क्योंकि मेरे पास विंडो 11 है, मैं टास्क बार के जरिए ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकती। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को पहले मिनिमाइज करूंगी और उसके बाद फोटो नाम के इस फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी। मैं यहाँ से इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी। ये फ्रेम मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर इस फोल्डर को ऊपर ले आऊंगी और यहाँ से पकड़कर अगर मैं अपनी इमेज को यहाँ पे ड्रॉप करूं तो ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं लेयर पैनल से सिलेक्ट करूँ। और दोबारा इस फोल्डर पे आऊंगी और यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज ऐड कर लूंगी। उसके बाद मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी, अपने फोल्डर को ऊपर लाकर यहाँ पे ले आती हूँ और यहाँ पर मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँ तो ये इमेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर भी इमेज ऐड कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके इस फोल्डर को ऊपर ले आती हूँ और यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज ऐड करनी है तो इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो आप देखिए मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। इस तरह से अगर आपकी इमेजेस रेडी नहीं है और उसके अलावा बाकी तमाम वर्किंग आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने क्या करना है, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। इमेजेस के लिए जिस साइज में आपने इमेजेस ऐड करनी है वो फ्रेम लगा देंगे और बाद में उन फ्रेम में इजीली आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, इमेजेस के साइज को चेंज कर सकते हैं, फ्रेम के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो वो तमाम फंक्शनैलिटीज बताने के लिए मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अगर आप कोई भी वर्किंग करते हैं, आप टेक्स्ट लिखते हैं, आप कोई शेप बनाते हैं या इमेजेस आपके कैनवस में मौजूद है और उसके बाद जब आप फ्रेम लगाएंगे तो वो तमाम कंटेंट उस फ्रेम में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अब ये इमेज मेरी यहाँ पर ऐड हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख लेती हूँ।
मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे रहने देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर फ्रेम लगाऊंगी, आप देखें मैं यहाँ पर फ्रेम लगा रही हूँ, तो वो टेक्स्ट और वो इमेजेस उस फ्रेम के अंदर चली जाती हैं। आप देख लें, मैं कंट्रोल Z करूंगी और अगर मैं यहाँ पर फ्रेम लगाऊं तो वो इमेजेस इसमें ऐड नहीं हुई। कि अगर मेरी कोई इमेजेस या मेरा कोई भी वर्क, कोई भी लेयर जो पहले से मौजूद है, मैं उसके ऊपर फ्रेम लगाऊंगी तो वो खुद बहुत उसमें चली जाती हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं चाहती, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्किंग रेडी की थी, टेक्स्ट भी लिखा था और उसके नीचे मेरा वर्कआउट रेडी था, लेकिन वो उन फ्रेम का हिस्सा नहीं बना था, तो ऐसा इसलिए है कि मैंने उनको लॉक कर दिया था। अब अगर मेरे पास ये लेयर मौजूद है और मैं नहीं चाहती कि ये लेयर मेरी फ्रेम में ऐड हो, मैं इसके ऊपर कोई और इमेज ऐड करना चाहती हूँ और उसके लिए फ्रेम लगाना चाहती हूँ, तो पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से लॉक करूँगी और इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से लॉक करूंगी। अब ये दोनों चीजें लॉक हो चुकी हैं। उसके बाद अगर मैं फ्रेम टूल लेकर यहाँ पर फ्रेम लगाती हूँ तो अब ये फ्रेम मेरा सेपरेट है, वो पहले वाली इमेजेस फ्रेम का हिस्सा नहीं बनी। और फ्रेम क्रिएट करने के बाद अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से, तो आपका फ्रेम डिलीट हो जाता है। मैं यहाँ से इस फ्रेम को डिलीट कर दूंगी और इसको भी डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से इस लॉक को ओपन कर लेती हूँ, इस लॉक को भी ओपन कर लेती हूँ और इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ से फ्रेम टूल लूंगी। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में फ्रेम क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं यूं ही ड्रैग करूं तो मैं जैसे चाहूं इस फ्रेम को लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूं तो मेरा सिर्फ स्क्वायर फ्रेम ही लगेगा। फ्रेम ऐड करने के बाद आप इस इमेज या इस फ्रेम को रीसाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इमेज को रीसाइज करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके साइज को छोटा करूं तो आप देखें मेरे फ्रेम का साइज उतना ही है, जबकि मेरी इमेज का साइज कम हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये मेरे फ्रेम का साइज है, जबकि ये मेरी इमेज का साइज है। मैं कंट्रोल Z कर लूंगी और उसके बाद अगर मैं फ्रेम के साइज को छोटा करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये जो इस तरफ मुझे फ्रेम नजर आ रहा है, और उसके बाद मैं अपने फ्रेम के साइज को अगर छोटा करूं तो मेरी इमेज का साइज छोटा नहीं होगा, वो यहाँ से हाइड हो गया। मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। और अगर आप इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट इमेज को सिलेक्ट करके इसको मूव करती हूँ तो आप देखें जस्ट मेरी इमेज मूव हो रही है। और अगर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ इस फ्रेम को भी सिलेक्ट करूं और उसके बाद उठा के मूव करूं तो आप देखें मेरा इमेज और फ्रेम दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इस फ्रेम को डिलीट करूं तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मुझे फ्रेम डिलीट करना है या उसके साथ उसका कंटेंट भी, तो मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी। अगर आपने अपना फ्रेम और इमेज दोनों सिलेक्ट किए हैं तो दोनों एक साथ डिलीट हो जाते हैं, उस सूरत में आपके पास कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन अगर आपने जस्ट फ्रेम सिलेक्ट किया है उसके बाद यहाँ डिलीट प्रेस करें तो आपके पास इस तरह से मैसेज आ जाता है, फ्रेम एंड कंटेंट, फ्रेम ओनली, या कैंसिल करेंगे तो कुछ भी डिलीट नहीं होता। अगर आप जस्ट फ्रेम डिलीट करना चाहते हैं तो आप फ्रेम ओनली पे क्लिक करेंगे, और अगर फ्रेम और कंटेंट दोनों ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप फ्रेम एंड कंटेंट पे क्लिक कर दें। उस तरह से आपका फ्रेम भी डिलीट हो जाएगा और आपकी इमेज भी। तो मैं फ्रेम ओनली पे क्लिक करूंगी तो मेरा फ्रेम डिलीट हो गया और मेरी इमेज ओरिजिनल हालत में आ जाती है। और उसके बाद अगर आपकी इमेज आपकी लेयर में मौजूद है तो आप उस लेयर को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरी लेयर सिलेक्ट है और मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास लेयर पैनल के मेन्यू ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ से फ्रेम फ्रॉम लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रेम का नाम शो हो रहा है। आप इस फ्रेम का नाम भी रख सकते हैं। फ्रेम 1 डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है और उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट है, आप विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं, इसका नाम भी। तो मैं यही रहने देती हूँ और यहाँ से ओके करूंगी। तो अब ये लेयर मेरी फ्रेम बन चुकी है। आप यहाँ पे भी देख चुके हैं ये इस पे फ्रेम लग गया। और ना सिर्फ आप लेयर को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट या शेप को भी आप फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर कोई शेप ऐड कर लेती हूँ। मैं यहाँ से अगर पॉलीगॉन शेप ऐड करती हूँ और पॉलीगॉन शेप ऐड करने के बाद मैं इस लेयर पे राइट क्लिक करके
मेन्यू ऑप्शन पे आती हूँ तो आप देखें कन्वर्ट टू फ्रेम का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। फ्रेम फ्रॉम लेयर का ऑप्शन इस वक्त ग्रेड है क्योंकि मैं लेयर को फ्रेम नहीं बना रही, मैं शेप को बना रही हूँ। तो कन्वर्ट टू फ्रेम पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे पॉलीगॉन 1 शो हो रहा है और इसकी विड्थ और हाइट है। मैं यहाँ इसको कोई और नाम देख सकती हूँ। मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये पॉलीगॉन फ्रेम बन चुका है। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकती हूँ। मैं इस इमेज पर क्लिक करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे ABC लिख लेती हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं लिख रही। आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद अब अगर मैं इस टेक्स्ट को फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, यहाँ कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे मुझे ABC नाम शो हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दूंगी तो ये मेरा टेक्स्ट फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से इस इमेज पे क्लिक करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इमेज मेरे टेक्स्ट में ऐड हो गई। इस तरह से आप टेक्स्ट को भी फ्रेम बना सकते हैं। और मैं दोबारा से शेप पे आकर यहाँ कस्टम शेप पे आती हूँ और यहाँ मुझे काफी सारी शेप शो हो रही हैं जिनमें वाइल्ड एनिमल हैं, लीफ एंड ट्री है, बोट्स हैं, फ्लावर हैं। तो यहाँ से भी आप शेप्स ले सकते हैं और उनको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ से इस एलिफेंट की इमेज को लेकर यहाँ पर ड्रैग करूँ और ड्रैग करने के बाद अब ये मेरे पास एक शेप है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करके कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूं तो अब ये फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस लिंक पे आऊंगी और प्लेस लिंक पे आकर यहाँ से मैं इस इमेज को प्लेस कर लेती हूँ तो आप देखें ये इमेज इस एलिफेंट के शेप पे फिट हो चुकी है। इस तरह से आप किसी शेप को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी टेक्स्ट को भी। और उसके बाद मैं यहाँ से फ्रेम टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं राउंड फ्रेम लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से राउंड शेप सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मुझे इसके ऊपर फ्रेम लगाना है, जैसा कि मैंने अपने पहले डॉक्यूमेंट पे इस फ्रेम को इसके ऊपर ऐड किया था, तो अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है कि एक फ्रेम के ऊपर आपको कोई दूसरा फ्रेम लगाना है तो आप नहीं लगा सकते। आप जैसे ही फ्रेम के ऊपर आएंगे आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है और आप कैनवस के ऊपर आएंगे तो कर्सर चेंज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप अपना फ्रेम कैनवस पे लगाएंगे। अब देखिए मैंने कैनवस पे ये फ्रेम लगा दिया। उसके बाद आप इसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं और इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आप ये देखें ये सर्कल इसके ऊपर आ गया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस करूं तो आप देखें ये सर्कल में इमेज आ चुकी है। अब मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूंगी। फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं प्रॉपर्टी पैनल पे आती हूं तो यहाँ मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो यहाँ पे ये देखें स्ट्रोक है। अगर मैं अपने फ्रेम में जो इमेज ऐड की है उसके बाहर स्ट्रोक ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्ट्रोक साइज है, यहाँ से मैं स्ट्रोक का साइज डिसाइड कर सकती हूँ। अब आप देखें ये काफी बड़े साइज की स्ट्रोक आ गई है जो कि अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको कम कर दूंगी। आप यहाँ लिखकर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रोक आपके फ्रेम के आउटसाइड पे हो, इनसाइड पे हो या फिर सेंटर में हो। अगर मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ टूल बार में से नहीं कर सकती बल्कि यहाँ से करूंगी। ये जहाँ पे स्ट्रोक साइज है उसके साथ ही मुझे एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे काफी सारे कलर शो हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे नन है, उसके बाद सॉलिड कलर है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट है, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न है। तो यहाँ मैं सॉलिड कलर पे आ जाऊंगी। आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से कलर पिकर भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट कलर बोर्ड भी आपको दिए हुए हैं, RGB, CMYK, ग्रे स्केल, पेस्टल वगैरह। यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ जो कलर है वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ से भी कलर बनाकर इसको ओके कर देंगे तो आप देखें आपका स्ट्रोक का कलर यहाँ पर रेड हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे आती हूँ तो आपके फ्रेम की विड्थ और हाइट और एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन शो हो रही होती है। और यहाँ नीचे इंसर्ट इमेज है, यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन है जिनको यूज करते हुए भी आप इमेजेस अपने फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ से
इसको डिलीट कर दूंगी और इसको भी डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक नया फ्रेम ऐड कर लेती हूँ। नया फ्रेम ऐड करने के बाद अब यहाँ से मैं इसमें इमेजेस ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर फाइंड ऑन एडोबी स्टॉक है। तो एडोबी स्टॉक एडोबी की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस फ्री में मिल जाते हैं और कुछ इमेज पेड होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आप उसी वक्त यूज कर सकते हैं अगर आप एडोबी का पेड वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप पेड वर्जन यूज नहीं कर रहे तो आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ओपन लाइब्रेरी है, तो अगर आपने एडोबी लाइब्रेरी में कोई इमेजेस सेव की हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप पेड वर्जन के साथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने सिस्टम से इमेजेस लेके आते हैं, आप एडोबी लाइब्रेरी या एडोबी स्टॉक की वेबसाइट से इमेजेस अपने फ्रेम में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पेड वर्जन है। उसके बाद नीचे आऊं तो प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड और प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क लिंक है। यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके इमेजेस को अपने फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एम्बेड करके लाना चाहते हैं तो आप एम्बेड पे क्लिक कर लें। अगर आप लिंक इमेजेस लाना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक कर लें। और उसके अलावा आप इन ऑप्शन को यूज करते हुए PSD को भी अपने फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेड पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वापस यही ऑप्शन आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये इमेज यहाँ पर आ जाती है। अब एक इमेज को ऐड करने के बाद अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं इस इमेज को यहाँ पर ड्रॉप करूं तो आप देखें ये इमेज यहाँ पर चेंज हो गई। उसके अलावा आप फाइल मेन्यू में से भी प्लेस लिंक या प्लेस एम्बेड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी पैनल में से प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क का ऑप्शन यूज करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने फ्रेम में कोई इमेज ऐड की है और उसके बाद उसको चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि आप हाल ही फ्रेम में इमेज ऐड करते हैं, सेम प्रोसेस से ऑलरेडी इमेज वाले फ्रेम में भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब मैं दोबारा प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क पर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे आ जाती हूँ। डेस्कटॉप पे आकर मैं यहाँ से किसी PSD को सिलेक्ट कर लूंगी। ये वन अल्फाबेट के नाम से मेरे पास एक PSD मौजूद है। PSD में आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी वो तमाम यहाँ पे ऐड नहीं होती, जस्ट ऊपर वाली इमेज आपको शो हो रही होती है जो लेयर में सबसे ऊपर होती है उस PSD में। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस करूंगी तो आप देखें ये इमेज यहाँ पर प्लेस हो गई। अब ये इमेज साइज में छोटी है तो आप यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके इसके साइज को अगर बड़ा करें तो बड़ा करके इस फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आप देखें ये इमेज यहाँ पर सेट हो जाती है। और अगर मैं इस PSD को आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें ये इमेज सबसे ऊपर थी और इसके नीचे कुछ इमेजेस मौजूद है मेरे पास। तो जो सबसे ऊपर वाली इमेज होती है वो आपको शो हो रही होती है, बाकी वर्किंग आपकी सेम रहती है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। इस तरह से आप फ्रेम ऑप्शन को यूज करते हुए PSD को भी फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको फ्रेम टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे।